वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आगे का सेल चैप्टर में आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? इट इज़ अ लिक्विड फाउंड इन सेल। ये पूरी तरह से कोशिका द्रव्य होता है और ये सेल में एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसमें सारा ऑर्गेनेल्स लोकेटेड होता है। टुगेदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके साथ प्रोक्रिएटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं। न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्पष्ट वेल मैनेज्ड वेल अरेंज्ड एक न्यूक्लियस जो कि होता ही नहीं है। केवल वहाँ पे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होते हैं, तो न्यूक्लियस वहाँ होते नहीं है। एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स वाइल दैट यूकैरियोटिक सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। जहाँ पे यूकैरियोटिक दोनों तरह का रखता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रखता है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी रखता है। तो यहाँ पे ये अंतर स्पष्ट हो जा रहा है कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन वाला जितना भी ऑर्गेनेल्स है, और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन वाला जितना भी चीज़ है सब नहीं होगा। आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल वायरस हो जाएगा। इसमें कोई भी वैसा न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल क्रोमेटिन होता है, जहाँ पे वो अपना जैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टच में आता है वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और वो मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है। ऑर्गेनेल्स हम लोग सेल के पार्ट्स में जितने भी देखेंगे वो सारे ऑर्गेनेल्स कहे जाएंगे। और वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे साइटोप्लाज्म में। अ सेल वर्क्स with working and all organelles done separately but combinedly cell means that। मतलब अगर कोई सेल है, इसमें ये सेल कब कहे जाएंगे? जब सारा सेल ऑर्गेनेल्स वर्क कर रहे हों तब वो सेल भी वर्क करेगा। कंबाइंडली इसी को सेल का मीन कहा गया है। और यहाँ पे एक मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोसेस मतलब होता है कि सेल अपना काम किस तरह से कर रहा है, वो अपने अंदर डाइजेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बी सेपरेटेड बाय सेपरेट मेम्ब्रेन फॉर ईच ऑर्गेनेल्स। हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अपना तो काम है ही, और साथ में मिलकर एक अलग काम भी होता है। यानी कि हर काम को अलग अलग करना है तो किसके थ्रू? तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही अलग किया जाता है। For each organelles, it is not feature of prokaryotic cell। ये मेम्ब्रेन वाला जो वर्क है ये प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन है ही नहीं तो ये कहाँ से होगा? ऑर्गेनेल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका दो टाइप्स, स्मूथ रेटिकुलम और एक रफ रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड और वैक्यूल्स। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप यह है क्या कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक रेक्टेंगुलर और सीट के रूप में ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है। एक तो स्मूथ जो एक राउंड शेप में होता है, और दूसरा एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जो कि उसके साथ साथ राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो जहाँ पे राइबोसोम होते हैं वैसे ईआर को हम लोग रफ बोलेंगे, खुरदरा दिखेगा। और जहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, केवल और केवल ईआर है, तो वैसे भाग को चिकना मतलब देखा जाता है, और चिकने होने के कारण उसको स्मूथ ईआर कहा गया। ठीक है, रफ ईआर इज रफ ड्यू टू राइबोसोम। ड्यू टू राइबोसोम आर ऑन ईआर and on ribosome proteins is synthesized।
ये जो राइबोसोम है इस पे प्रोटीन बने होते हैं और ये प्रोटीन ईआर के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है, आर सेंड दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ईआर टू अदर पार्ट्स। SER यानी कि स्मूथ ER हेल्प्स टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपिड। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल एक्टिविटीज। सेल एक्टिविटीज के लिए जो भी आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपिड, एक्चुअली लाइपिड ही होता है लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट बोल के काम चला सकते हैं, एक्चुअल में कंपाउंड यही होता है। तो ये लाइपिड बनाने में कौन मदद करता है? स्मूथ ER, और ER के थ्रू वो सेंड कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है SER हेल्प टू मेक कार्बोहाइड्रेट और लाइपिड, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल एक्टिविटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवात जनन। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग इसको देख लीजिएगा। ईयर वर्क्स लाइक कैपिलरी ट्यूब, ये ट्यूब के जैसा वर्क करता है जो कि प्रोटीन को कैरी करता है, और वो भी कहाँ? तो सेल के किसी भी पार्ट में भी जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे वो सेंड कर देता है प्रोटीन को। तो ये ईआर का ही वर्क है, ठीक है। अब इसके बाद ईआर के बाद गोल्जी बॉडी का जो काम है, सबसे पहले तो ये कैमिलोन गोल्जी के द्वारा फाइंड किया गया। ये वैक्यूल्स टाइप का होता है। वैक्यूल्स मतलब एक गैप थैली बैग टाइप का, विथ मेम्ब्रेन विच आर अरेंज्ड पैरेलली वन ऑन अनदर, मतलब एक स्टेक टाइप का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये स्टेक टाइप का बना हुआ है, और इसी स्टेक को हम लोग कहेंगे सिस्टर्न, कुंडिका। ये गोल्जी बॉडी कुंडिका रूप में होता है। द सिंथेसाइज्ड सब्सटेंस इन ER इज पैक्ड इन गोल्जी बॉडी। अब ER जो प्रोटीन भेज रहा है, जो बना रहा है, उसको पैक कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी सेंड करेगा बाहर सेल के या अंदर सेल के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है? स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंजिंग एंड क्लोजिंग। मतलब ये तीनों तरह का काम कर रहा है, लेने का, एक्सचेंज करने का और बंद करने का। इन पर्टिकुलर सिचुएशन इन गोल्जी बॉडी नॉर्मल शुगर इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स शुगर। कहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है? नॉर्मल शुगर से ले कॉम्प्लेक्स शुगर गोल्जी बॉडी में। इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस लाइसोसोम। ये गोल्जी बॉडी का ही देन है जो लाइसोसोम बनाता है, ये लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी का ये टोटल डिस्कशन यहीं तक है, अगर एनसीईआरटी के थ्रू देखा गया तो। अब आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी एक वैक्यूलस टाइप का स्ट्रक्चर है, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ये भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेशन में काम आता है। सेल में भी डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, तो वही एंजाइम डाइजेशन करवाता है। और ये मेड बाय RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाया जाता है। ये एंजाइम, ये लाइसोसोम नहीं, ये एंजाइम बनाया जाता है। और जाहिर सी बात है, एंजाइम जब बन रहा है तो लाइसोसोम भी वही बनाएगा। एक्चुअली लाइसोसोम गोल्जी बॉडी बनाता है और उसमें एंजाइम जो आता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये करता क्या है कि ये एक्सक्रीशन को संभालता है। इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये है क्या? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जितना भी गार्बेज स्टोर्ड हो जाता है उसको निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अब वो निकालता कैसे है? एक्चुअली होता क्या है कि टूटे फूटे सेल्स, मरे हुए सेल्स या ऑर्गेनेल्स मर जाते हैं अंदर, और या कुछ वेस्टेज मटेरियल हो जाते हैं,
तो उसको क्लीन करता है। क्लीन कैसे करता है? तो वो करता क्या है कि वो आने वाले जितना भी मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और फूड या वेस्टेज सेल, एक्चुअली हम लोग अभी बैक्टीरिया और फूड से ही समझेंगे। तो ये बैक्टीरिया फूड अगर आते हैं सेल में तो वो उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में। और सिंपलर कंपाउंड में तोड़ने के बाद इनफैक्ट वो होता क्या है कि वो तो पचा लिया। अब उसके बाद सेल अगर मरता है किसी खास मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, तो जब सेल मर जाता है तो लाइसोसोम करता क्या है कि वो उस एंजाइम के थ्रू अब पूरा का पूरा बस्ट करवाता है अपने आप को। और लाइसोसोम बस्ट करवाता है यानी कि पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाता है और वो सारा ऑर्गेनेल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म हो जाता है। तो लाइसोसोम को इसी कारण से बोला गया सेल्फ सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग, आत्मघाती सेल थैली। इसको हिंदी में आत्मघाती थैली भी बोला गया है। ठीक है। लाइसोसोम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर मेम्ब्रेन है और जो डॉट डॉट है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है और अंदर भरा हुआ रहेगा एंजाइम्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो पावर हाउस होता है और ये भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड होता है। और एक्सटर्नल जो होता है वो बहुत ही पोरस होता है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होता है इस तरह से, ये फोल्डेड है। ठीक है, ये फोल्डेड है। इसमें है क्या कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अपने पावर जो एनर्जी रिलीज होता है उसके लिए एक रीजन तैयार होता है, वो रीजन बढ़ाता है। ये इनर वाला पहले कॉन्ट्रैक्टेड होता है लेकिन जैसे ही एनर्जी रिलीज होता है वो अपने आप को बढ़ाता है। यहाँ पे है इनर मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द रीजन वेयर ए केमिकल रिएक्शन अकर्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इट रिलीजेज एनर्जी इन एटीपी फॉर्म। एटीपी फुल फॉर्म्स इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट कंटेन्स इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। दो लोग अपना डीएनए और राइबोसोम रखते हैं, एक तो प्लास्टाइड और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और ये प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोटीन फॉर इटसेल्फ, अपने लिए प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। इसके आगे चलते हैं हम लोग प्लास्टाइड में। प्लास्टाइड एक्चुअली प्लांट्स के लिए है, प्लांट सेल में मिलते हैं। ये दो तरह का होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, जितना भी हरा हरा पीला ये सब देखते हैं सब क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद या रंगीन होगा। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट क्लोरोफिल एक रखता है जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल जो रखता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ही अहम रोल निभाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो है डिफरेंट येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। इसके पास रंगीन के रूप में हम लोग क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट जो होता है येलो भी हो सकता है और ये आपका ऑरेंज भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्राइमरीली एक कोशिकांग ही है। इसका काम क्या है कि ये अपने में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट हैज स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा है क्या? स्ट्रोमा इज स्ट्रक्चर बाय न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स कहने का मतलब है कि बहुत सारा मेम्ब्रेन एक दूसरे से मिला करके स्ट्रोमा बनाता है। ठीक है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि ये भी एनर्जी रिलीज करता है और दूसरा चीज ये भी अपना डीएनए और राइबोसोम इसके पास होता है। किसके पास? प्लास्टाइड के पास। अब ये प्लास्टाइड का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन थाइलेकोइड, उसके अंदर ल्यूमेन, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है ये। अगर हम लोग थाइलेकोइड है तो इसके अंदर का जो लिक्विड होगा वो ल्यूमेन होगा। और एक हर एक स्टेक एक रास्ता से जुड़ा होता है। रास्ता नहीं कहेंगे, ये भी एक पार्ट है, तो इसको हम लोग कहेंगे लेमेला। और
जो खाली स्पेस है, ये सब खाली स्पेस है, ये ये खाली स्पेस, ये खाली स्पेस, इसको कहेंगे स्टोमा, स्टोमा। और ये टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टाइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लास्टाइड ही कहेंगे, ये प्लांट सेल में ही है। ठीक है, तो आई थिंक कि हम लोग और भी आगे अब समझ सकते हैं, आगे का हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। तो अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, आप टाइप कीजिए, डाउट को क्लियर किया जाएगा। वैक्यूल्स जो कि सेल का ऑर्गेनेल्स ही है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टोरेज बैग होता है सॉलिड लिक्विड ग्रेन्यूल्स का, जो कि बहुत ही आवश्यक उसमें सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। इन एनिमल सेल में वो वैक्यूल्स बहुत ही छोटा छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा होता है। कहा जाता है कि 50% टू 90% ऑफ द सेल साइज, सेल वॉल्यूम वो होता है। अगर सेल 100 है तो वो 50 होगा या 90 भी हो सकता है। Vacuoles have cytoplasm and provide turgidity and rigidity। उसी के चलता है कि सेल में रिजिडिटी भी आती है और टर्जिडिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, किसी खास सिचुएशन में हम लोग जो देखते हैं कि उसमें सिकुड़ना भी हो जाता है, तो वो टर्जिडिटी कहलाता है। द इसेंशियल सब्सटेंस फॉर सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स लाइक एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये सारे चीज़ कहाँ मिलते हैं, तो वैक्यूल्स में। मतलब समझिए कि वो जो हम लोग का स्टोक रूम होता है ना, स्टोर रूम, तो स्टोर रूम सेल के लिए वैक्यूल्स ही है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज फ्रॉम सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वेस्टेज का एक्सक्रीशन देखा जाए और एक्सेस वाटर का निष्कासन देखा जाए तो वो कौन करता है, वैक्यूल्स के द्वारा ही किया जाता है। वैक्यूल्स का एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक बैग है, उसके अंदर बहुत सारा ग्रेन्यूल्स हैं, एमिनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा, और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि ये स्टोर रूम के जैसा काम करता है। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल के वॉल्यूम जितना होता है उसका 50% टू 90% भी हो सकता है उसका साइज। और ये क्या क्या स्टोर करके रखता है, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन भी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्चुअली है क्या कि जब कोई सेल मरता है तो उसके जगह पे एक नया सेल होना चाहिए, ताकि बॉडी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, या फिर हम लोग एक सेल दूसरे सेल को रिप्रोड्यूस करता है, तो उस समय सेल डिवीजन बहुत ही एसेंशियल होता है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस समसूत्री और अर्धसूत्री। अगर हम लोग देखें कि अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है या पौधे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के क्रम में जो सेल डिवीजन होगा उसको कहेंगे मिटोसिस। मिटोसिस में क्या है कि डॉटर सेल उतना ही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम रखेगा जितना मदर सेल का होता है। ठीक है, और इसमें 1 से 2 ही बन पाता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर बात किया जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो वो 4 अपना डॉटर सेल बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। इसमें होता क्या है कि मियोसिस 2 फेज में काम करता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के लास्ट में डॉटर सेल 4 बनेंगे, और इसमें डॉटर सेल का जो गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम्स होगा, जस्ट मदर सेल का हाफ होगा। ये किस में काम करता है, रिप्रोडक्शन में। ये रिप्रोडक्शन के समय में ही यूज होगा, और ये ग्रोथ या रिपेयरमेंट के केस में। तो इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस ये याद रखिए ये रिप्रोडक्शन में होता है यूज, और ये ग्रोथ में है तो गुणसूत्र सेम रहेगा। जाहिर सी बात है, बॉडी ग्रोथ अगर करना है तो मांस जो प्रोटीन हम लोग का बढ़ता है उसमें तो गुणसूत्र सेम रहेगा, तभी ना वो एक जैसा दिखेगा। लेकिन जब हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ गुण चेंज भी होते हैं, उस लिहाजे से 1 सेल से 4 सेल बनता है, जिसके कारण हाफ हाफ गुणसूत्र
होना निश्चित है। तो आई थिंक कि ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये सेल चैप्टर को एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए। थैंक यू।